कॉपी निकाल के लिखो, एगो पन्ना निकाल के लिखो। कहां तक हुआ था, कहां तक हुआ था, किसी को याद है? यहीं से होना था। 136, 137 से होना था। कर दिया लाइव, शुरू करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था फर्न क्या है। फर्न एक प्रकार का क्या है, पौधा है। फर्न एक प्रकार का क्या है, पौधा है, कुछ खास नहीं है। फर्न के बारे में हम लोग क्लास 9th में और जानेंगे। आ जाओ इधर। कहते हैं किसी पौधे या जानवर की विशेषता का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। एक मिनट रुक जा। अब जीव विज्ञान में दो भाग है, एक है बॉटनी, एक क्या है, जियोलॉजी। बॉटनी बोले तो जंतु विज्ञान की पादप विज्ञान, बोलो रे, इसको कहते हैं पादप विज्ञान। और इसको कहते हैं दोस्त मेरे जंतु विज्ञान। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, जो खूब पूछता है, मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी नाम सुने हो, एंथ्रोपोलॉजी मानव से रिलेटेड है, मानव विज्ञान, प्राणी शास्त्र। हो गया। जीव विज्ञान दो भाग, कौन कौन, बॉटनी और जूलॉजी। किसी पौधे या जानवर को विशेष अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, जीव विज्ञान के। पौधा भी और कौन, जानवर भी। पढ़ें। अगला है दोस्त मेरे कि 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया। देखो दूर देखने के लिए ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक होता है दूरदर्शी और एक होता है सूक्ष्मदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी और एक क्या होता है दोस्त मेरे, दूरदर्शी। एक सूक्ष्मदर्शी या दूसरा क्या होता है, दूरदर्शी। सूक्ष्म चीजों में छोटे छोटे चीजों को देखते हैं, छोटे वस्तु को देखते हैं। आज दूरदर्शी में दूर की चीजों को देखते हैं। अब पहला दूरदर्शी जो है किसने बनाया था, पहला दूरदर्शी गैलीली ने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था। पहला दूरदर्शी कौन बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था। पहला दूरदर्शी किसने बनाया था, गैलीलियो ने। गैलीलियो का काम क्या है, दूरदर्शी का काम क्या है, दूर की चीजों को देखना कि नजदीक की, दूर की चीजों को देखना। सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था जेड जॉनसन ने। दूरदर्शी पूछ देता है, लड़का मार देता है गैलीलियो, और सूक्ष्मदर्शी पूछता था, बस खत्म। भैया सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था, जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया, जेड जॉनसन। और दूरदर्शी का खोज कौन किया, गैलीलियो। से क्या था, गैलीलियो। सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म चीजों का दर्शन करते हैं और दूरदर्शी से दूर की चीजों का दर्शन करते हैं। बोलो हाँ। अंतरिक्ष में देखने के लिए दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। छोटा छोटा चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है।
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया दोस्त मेरे? गैलीलियो ने। पढ़े? बताओ, कहता 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया था? चंद्रमा का अध्ययन करना मतलब दूर ना, बोलवे नहीं करेगा। देखो, चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, यहां से अगर आप अंतरिक्ष को देखिएगा तो आपको अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चंद्रमा, ध्यान से समझना, वस्तु दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। वस्तु होता है दो प्रकार का, एक प्रदीप्त, अ का मतलब होता है नहीं, जकरा में चमक नहीं है वो क्या है? अप्रदीप्त। जकरा में चमक है वो क्या है? प्रदीप्त। प्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो। खुद का प्रकाश हो। एक एग्जांपल में ले लो, सूरज, बल्ब। अरे बल्ब का खुद में प्रकाश है। आज जिसका खुद का प्रकाश ना हो, खुद का प्रकाश ना हो, बताओ चंद्रमा दूसरे से प्रकाश न लेता है? किससे लेता है? खुद का प्रकाश ना हो, एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्रमा। बोलो नहीं? अरे बताओ, जुगनू जानते हो? जुगनू का खुद का प्रकाश है कि दूसरे से लेता है? उसका खुद का प्रकाश है। तो बताओ, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? जुगनू को हम लोग लिखते हैं प्रदीप्त वस्तु। पहले एक लिख लो तो। अ का मतलब होता है नहीं, जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो। ये अपने में लोग कमेंट बॉक्स में लड़ने लगता है। बुक भी मिल जाएगा दोस्त, बुक हलवा थोड़े है कि आज बोले कल आ गया। बुक प्रूफ रीडिंग होगा, करेक्शन होगा, तभी तो मिलेगा। हाँ, होली के बाद तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, एलपी आ गया, चला इतना ना उसमें कंटेंट का मारा मारी हो गया कि हो गया। प्रदीप्त वस्तु, खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जिसका खुद का प्रकाश ना हो, अप्रदीप्त। जिसका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त, जिसका खुद का प्रकाश ना हो अप्रदीप्त। सही है। और अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? काला। अब बताओ, अब चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? क्या है? अ का मतलब होता है नहीं, प्रदीप्ति का मतलब चमक होता है। जैसे अभी अगर लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, हम चमक हो रहे हैं, तो ये मेरी प्रदीप्ति है। ये मेरी क्या है? प्रदीप्ति। तो कहते हैं बताओ, चंद्रमा प्रदीप्त की अप्रदीप्त? क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। प्रदीप्त में कौन हो गया? सूर्य। प्रदीप्त में कौन हो गया? सूर्य। सूर्य प्रदीप्त है। तारा प्रदीप्त है। जुगनू का खुद का रोशनी होता है, प्रदीप्त। बोले वह नहीं करेगा। अब बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। मोमबत्ती की खुद की रोशनी है, प्रदीप्त है। चंद्रमा दूसरे से रोशनी लेकर चमकता है, अप्रदीप्त है। बुझा रहा है? चंद्रमा को पर से अंतरिक्ष को देखने पर कैसा प्रतीत होता है? काला। अब बताओ, चंद्रमा दूर में है कि नजदीक में? तो दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी? अरे जीवाणु तीवाणु को देखना है तो सूक्ष्म चीजों का दर्शन करना है, सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे। बताओ, कहता है सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन। किसने किया? किसने किया? 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया था? किसने? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बोले तो दूरदर्शी। टेलीस्कोप का ही हिंदी होता है दूर का दर्शन, बोले तो दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन ने किया था। हेलो। नहीं।
अब देखो चंद्रमा का अध्ययन किससे किया गया? टेलीस्कोप से। पहली बार किसने किया? गैलीलियो ने, क्योंकि गैलीलियो ने ही इसका आविष्कार किया था। तो कहने देखेगा, सूरज देख नहीं पा रहा था बेचारा, बहुत चमकीला, चंद्र में देख लिया। बोलन रे पृथ्वी, ओ माय गॉड, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। देखो ध्यान से समझना, पृथ्वी, ये तो ज्योग्राफी वाला मास्टर बा तुरा बताया होगा, नहीं बताया? पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक ना? आप पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर कितना देर में घूम जाता है? कितना देर में? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है? 24 घंटा में। अब पता नहीं, ओगरे से पूछना, कुणाल मास्टर साहब से पूछना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है, इसीलिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो भी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। सैटेलाइट समझते हो? अच्छा, कभी आप अपना घर में टीवी लगाए हो, एंटीना लगाए हो? ये मान लीजिए आपकी टीवी है, और ये आप हैं, और ये आपकी भावनाएं हैं, और ये आपका छेड़ी है, तीनों मिलकर टीवी देख रहे हैं। तो दोस्त मेरे, ये जो एंटीना आप लगाते हो ना, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे घूमती है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, बोलन रे। तो पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब घूमती है, तो ये जो सैटेलाइट हम लगाते हैं जगह सिग्नल मिलता है ना, वो भी पश्चिम से पूरब में घूमता है, तब ना सिग्नल मैच करेगा। हम लोग एक बार एंटीना को यहाँ रख देते हैं इससे, आज छोड़ देते हैं, पृथ्वी भी घूमता है 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 घंटा में एक बार ऐसे घूमता है। कभी भी आपका सिग्नल मिस, कहते हैं भू अस्थिर उपग्रह, कौन उपग्रह? वो भी 24 घंटा में एक बार। वो भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब। ना तो उल्टा हो जाएगा, पता चला ये इधर घुमा, इधर घुमा। हाँ जी, चला हमरो ने पता है। अब बहुत ज्यादा हम पता करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। अब हमरा थोड़े एरोनॉटिक्स से इंजीनियरिंग किए हैं हम, मैंने ऊपर में जाकर देखना पड़ेगा किने किने सैटेलाइट कैसे कैसे लगा, सुनीता विलियम्स को बुलाना पड़ेगा। हाँ, क्या? ना ना, वो चला, वो डिपेंड करता है कि आपने जिस सैटेलाइट से फ्रीक्वेंसी लिया है उसका करंट पोजीशन आपके पोजीशन से किधर है। उतना जाना कहाँ है? बीपीएससी मास्टर बनना है कि अब सैटेलाइट उड़ावे के हो रहे तोरा? पागल सब। हमरा बोलोगे तो हम 3 घंटा यही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है आपको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमको जो है पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ होने के बाद भी हमको सिग्नल कैसे मिल जाता है, मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है। हम लोगों को उधर नहीं जाना है, इधर चुपचाप टिकटिका के आप पढ़ाना शुरू कर देना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक ना? इधर आ जाओ, बात बहुत है लेकिन बोलेंगे नहीं, काट के चला देता है छोटा सा। एकदम चुपचाप वही पढ़ो जगह से नौकरी होगा, आज यदि खुदियाओ नहीं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। आ कहेगा उपग्रह जो हम लोग छोड़ते हैं वो भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब। नहीं घूमेगा तो सिग्नल मिसमैच कर जाएगा। बोलन रे, लिख दो, उपग्रह भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। उपग्रह भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। आज चंद्रा सर नहीं है इसलिए हम ही पढ़ा रहे हैं। आ जाओ इधर, एक बात बताएं आपको, जैसे तरंगे अलग अलग हैं, अभी हम जो आपको बोल रहे हैं और आपके कानों तक जो ये मधुर वाणी पहुंच रही है, ये ध्वनि तरंग है ना? सूर्य की ऊष्मा जो आप तक पहुंच रही है, ये ऊष्मीय विकिरण। करंट को ऐसे छू लीजिएगा, ये विद्युतीय विकिरण है। तो तरंगे अलग अलग हैं, नहीं है? कुछ तरंग है जिसमें माध्यम की आवश्यकता है गमन करने के लिए, कुछ में माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे बताइए, सूर्य के पास माध्यम है क्या? नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। वहां अगर आप जाइएगा तो हवा भी नहीं है कि सांस लीजिएगा, और टेम्परेचर तो कर 6000 डिग्री सी,
हमारे आपके दैनिक जीवन में जो लोहा है वो 1200 डिग्री सी पर पिघल जाता है। बहुत हार्डेंड मटेरियल पहन के जाइएगा टंगस्टन 3300 डिग्री सी पर पिघल जाएगा। कौन? तो क्या आप वहां जा सकते हैं? वहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री से, मनुष्य 250 डिग्री सी पर पिघल जाता है। हम लोग आग लगा के केकरो जलाते हैं, जैसे 250 के आसपास गया कि हड्डी सहित खत्म, कोई भी वहां जा नहीं सकता है। लोग देखा सुनी होकर कर रहा है, मेल जो लोग से नहीं हो सकता है। 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है। कितना? 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है सूर्य का। कितना डिग्री सी? 6000। हम लोग जो सबसे हार्डेंड मटेरियल लेते हैं टंगस्टन, उसका गलनांक है 3380 डिग्री। कितना डिग्री सी? अब गौर फरमाइएगा, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। तरंग को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। एक, इसमें माध्यम हो तब गति करे, और दूसरा माध्यम न रहने पर भी गति करे। ध्यान समझना, रुक जा। माध्यम हो तो गति करे, माध्यम ना हो तो गति न करे। माध्यम न रहने पर भी गति करे, हाँ ठीक है। माध्यम रहे तो गति करे, माध्यम हो तब गति करे, ना रहे तो ना करे। तो एकदम पूरा हरिया के लिख देते। एकरा में माध्यम न रहने पर भी गति करे। अब एक एग्जाम्पल है ध्वनि। ध्वनि माध्यम रहेगा तो गति करेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो गति नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल, कि माध्यम रहे ना रहे गति करेगा, तब ना सूर्य का प्रकाश आ रहा है। देखो नहीं, सूर्य है इतना दूर माध्यम नहीं है, तब भी आ रहा है। हमारे पास माध्यम है तब भी आ रहा है। ध्यान से समझना, माध्यम रहे न रहे गति करे प्रकाश। अब माध्यम रहने पर गति करे, माध्यम न रहने पर गति न करे। कौन? ध्वनि। जैसे आप चंद्रमा पर चले जाइए, वहां वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर। कहां पर? वहां अगर आप बोलिएगा ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं ना, बोलिएगा तो आपका आवाज दूसरा आदमी सुनाई नहीं दे, क्योंकि वहां निर्वात के बराबर है, लगभग माध्यम नहीं है। तो आपको कहेगा बताइए चंद्रमा पर गोली चलाने पर आवाज कैसा होगा, ज्यादा, अधिक की जीरो? जीरो। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति बात कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए और चंद्रमा पर माध्यम नहीं। जा रहा है? चंद्रमा पर तब आप बात नहीं कर सकते, लिख के दे सकते हैं। जैसे यहाँ खड़ा है, अगर हमारा बोलना है कि हेरे बाबू खड़े हो जाओ, हम लिखेंगे हेरे बाबू खड़े हो जाओ, तभी खड़ा हो। निग्लिजिबल माध्यम है, माध्यम है लेकिन निग्लिजिबल। लिख लो इसको। इतना सारा समस्या है ना, केकरो आंख में समस्या है वो कम कर रहा है, केकरो। चला सच पूछो, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे जो है ना, ये ऑनलाइन वाला बहुत नीचे के चल जाएगा। हमको लगता है अभी सबसे ज्यादा बच्चा सबको मजा आ रहा है कंट्रोवर्सी मास्टर और मास्टर के बीच में क्या हो रहा है। वो अगर अभी कोनो वीडियो आ जाए, कोई मास्टर कोनो कोचिंग छोड़ दे, ओकर वीडियो 3 लाख, अब वही मास्टर फिर पढ़ाने लगेगा, ओकर व्यूज 300। कि मजा लेना दोस्त बंद करो, ये मास्टर सबका ऐसे चलते रहेगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, तू देखता है तब ना ट्रेंड हो रहा है। अपना काम से मतलब रखो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। फाइनली तुमको कंटेंटे बचा सकता है, ये सब चलते रहेगा।
ना, ये सबसे एकदम अलग रहो और चुपचाप बंद कमरे में पढ़ाई शुरू करो। कहता माध्यम हो तो गति करे, ना हो तो गति ना करे। क्या है ये ध्वनि? माध्यम रहे ना रहे गति करे, क्या है इसका मतलब? ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी। निर्वात में ध्वनि गमन करेगी? निर्वात में महा भी आए, आपको कहेंगे निर्वात में ध्वनि का गमन, कहेंगे जीरो। क्लियर? बाबू रे, हमरा अगर कहे ना कि सर 5 गो सवाल ऐसा बताइए जो एकदम पूछवे करेगा, तो हम कहेंगे निर्वात में ध्वनि का वेग जीरो होता है। समझ लो कितना हॉट क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछता है। चंद्रमा पर, चंद्रमा प्रदीप्त क्यों अप्रदीप्त? अप्रदीप्त क्यों? क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं। चंद्रमा पर दूसरों को की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? वायुमंडल नहीं होने के कारण, या इसी को कहेगा माध्यम नहीं होने के कारण। माध्यम नहीं होने क्या कारण? अर्थात निर्वात होने के कारण। बोलो ओ। अगला अगला अगला। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? किसके घूर्णन गति कारण? पृथ्वी के। क्योंकि पृथ्वी भी घूर्णन किधर से किधर करती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से किधर की ओर? पूरब। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ये वो चीज ध्यान में रखना चला। घटना बहुत सारा है। एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन का जितना एग्जाम्पल है ना ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ जितना एग्जाम्पल है, सब अपवर्तन। जैसे सुबह में सूर्य बड़ा प्रतीत होता है कि छोटा? अपवर्तन है। तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है, अपवर्तन है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, अपवर्तन। पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। अप अपवर्तन। अप मतलब ऊपर उठा हुआ। अप मतलब क्या? ऊपर उठा। चलो इस पर हम लोग विशेष चर्चा आगे भी करेंगे। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 318 गुना। देख लो कितना गुना है। लेके कैसे आई थी? तुमको पता था क्या साइंस होगा? तेली ढो के लाती थी। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना? 318 गुना। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 2। कितने हैं? 2। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये सब तो तेरा ज्योग्राफी वाला मास्टर पढ़ाता होगा। पृथ्वी के अक्ष पर कितना कोण पर घुमा? 23.5 डिग्री। ये सब पता है ना? तो कहते कल भी हम लिखने का तुमको मौका देंगे। 3 मिनट तुम पीडीएफ लेके आना, लिख लेना। बताओ किस ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है? ये हमको बताना है जी। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला माना जाता है। तारों को की दूरियों को किसमें व्यक्त किया था? प्रकाश। देखो ये बढ़िया से पढ़ लो, ध्यान से समझना। प्रकाश वर्ष सब कितना तेज है, देखो नंबर दे दे के अपना लिख ले रहा है, चढ़ा लेंगे। अरे बाप रे, गुड बॉय। अब एक बात बताइए, हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कभी बोलते हैं 2 किलोमीटर कपड़ा दो? क्या बोलते हैं? 2 मीटर कपड़ा दो। यहां से दिल्ली कभी बोलते हैं कि 5 लाख सेंटीमीटर है? उसको किलोमीटर में नापते हैं। इसका मतलब हर जगह दूरी को नापने के लिए अलग अलग पैमाना है। जब यहां से दिल्ली जाना है तो किलोमीटर में, यहां से वहां जाना होगा तो मीटर में, कपड़ा नापना है तो मीटर में, लकड़ी नापना है तो फुट में। लगा तो 3 फुट लकड़ी है, तो सबके अलग अलग पैमाने होते हैं। अब यहां लंबी दूरी को मापने के लिए भी अलग पैमाना। रुक जा।
1000 मीटर बराबर, ये पता होगी ना, 7 16 दुनिया 8। 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात, ध्यान से समझना। 12 केले बराबर 1 दर्जन। हमारा पढ़ने के बाद थोड़ा संतुष्टि लगता होगा ना, लगता है ना? बहुत बढ़िया मास्टर है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 12 केले बराबर हम लोग कह दे 1 दर्जन केला दो, तोरा से नहीं पूछेगा कै को केला चाहिए, तेरा 12 को गिन के दे दे। वैसे ही लंबी दूरी मापने के लिए 3 यूनिट्स का यूज करते हैं, एक प्रकाश वर्ष जैसे दर्जन, खगोलीय मात्रक और पार्सेक। पास्कल ने पार्सेक, पार्सेक, पार लंबी दूरी मापने के लिए, जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, वैसे ही 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर को कहते हैं एक खगोलीय मात्रक। ध्यान समझना, क्या कहते हैं इसको? एक खगोलीय मात्रक। और 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और वैसे ही 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर को कहते हैं एक पार्सेक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबू रे, सोना रे हमार, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? ये जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी अगर 1 मीटर कह दिया मतलब 100 सेंटीमीटर कह दिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 दर्जन में 12 केले, एक खगोलीय मात्रक में इतना मीटर। अरे भाई, जब तुम 1 किलोमीटर में इतना 1000 मीटर कह सकते हो, तो इतना मीटर बराबर एक खगोलीय मात्रक कहो, इतना मीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष कहो, इतना मीटर बराबर एक पार्सेक कहो। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन कहते हैं, हाँ कि ना? क्योंकि दर्जन केला ये सब तुम दैनिक जीवन में यूज करते हो, तो याद करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। कि नया है तो यूज करने लगो तो ये भी याद हो जाएगा। लेकिन एक बात बताते हैं, थोड़ा ये नहीं पूछेगा, वैल्यू बहुत कम संभावना है पूछने की। क्वेश्चन पूछता है बहुत आसान। बेटर ये देखना चाहता है, हम अगर एक से पूछते हैं, यही पूछता है सबसे ज्यादा। वो पूछना चाहता है ना प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष में वर्ष बोले तो समय, वर्ष बोले तो वर्ष बोले तो समय, क्या है बोलो? हो गया? हाँ, आए हैं, मेरा एकदम फेवरेट चल रहा। हाँ, नंबर कितना लाया होगा वो सुन लो। तो उस दिन बोला नहीं हुआ रे। अच्छा, तू ही फोन किया था? कितना नंबर है? 100 में 86 नंबर। रॉ कितना था? 100 में 85.5 रॉ है, और एक नंबर बढ़ा होगा 86 हो। मेरे यहाँ चला स्नो बच्चा है अभी, ये एकदम 100% रेगुलर बच्चा है ऑफलाइन। और स्नो बच्चा की 100 में 98 नंबर लाए। साफ पागल, साफ है पागल। ये सब समझो, हमको लगता है भर दिन कोचिंग में सुतल रहता है। चलो नीचे हम आते हैं। रेल राजा नहीं चला, हम तो महा ठग आदमी। चलो ना आते हैं। मिठाई कैसे रख देंगे? ये सब कितना बैच फ्री में पढ़ाए हैं, चला तुम समझ लो। हम जिंदगी में एक वो काम नहीं किया हुआ बेईमानी। पीछे पलटेंगे ना तो खाली एक वो चीज नहीं नजर आएगा, उसका नाम है बेईमानी। बाकी
लोग अपना कोचिंग जमाने के लिए मेरे बारे में तोरे बात सबसे ज्यादा परेशान किया है हम। रेलवे पढ़ा रहे थे, सबको लग रहा था रेलवे जहाज से पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो रेलवे में मेरे पास बच्चा आ भी नहीं रहा है, उनके पास जा रहा है, चलो पढ़ा रहे हैं। आज अब बीपीएससी पढ़ाने लगे, लगा साला ये तो यो गड़बड़ा दिया, मामला गड़बड़ा गया। तो इतना परेशान हुए हम 1 महीना में कि क्या ही हम बोले। मतलब भर पेट जितना लोग परेशान कर पाया उतना किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा बिहारो पुलिस में उतने है, खड़े हुए बीपीएससी टीआरयू में 1-2 दिन में उतने हो जाएगा, ठीक ना। अभी तो बहुतों को पते नहीं है। तुम ही समझो कि बिहार पुलिस अभी रात में पढ़ाते हैं। बिहार पुलिस में चला एडमिशन लिए हैं, पिछला 7 दिन में 1,01,00 टका फीस रखें। हम पढ़ा रहे हैं साइंस, हमारा बढ़िया साइंस पढ़ा तो ले लो एडमिशन, नहीं पढ़ा पाओगे नहीं जाएगा। अब अपना अपना देखो। मतलब ये बैच समझो ऐसा हमको परेशान किया गया है, चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चा भी ऐसा है कि वो स्थिर से आता है, पढ़ लेता है, चल देता। अब मामला क्या है वो भी तुम लोग को भी बता देते हैं। मेरा सबसे ज्यादा हमको बच्चों के द्वारा जो है उल्टा पुल्टा सुनवाया गया इस बात को लेकर के कि हम आईटीआई वाला के फेवर में नहीं है तो नॉन आईटीआई वाला के फेवर में नहीं है। मामला क्या है, ग्रुप डी में सबको भरने का मौका दिया गया, जो आईटीआई किया है वो भी, जो 10th पास है खाली वो भी। लेकिन 2019 में ये बात रेलवे ने कहा था कि हम आईटीआई अनिवार्य करेंगे। रेलवे डर से नहीं किया कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर नॉन आईटीआई वाला हल्ला करेगा। पिछले बार ट्रेन जला था, रेलवे पिछले बार आईटीआई अनिवार्य किया, ट्रेन जला तो फिर बैक होके दोनों को मौका दिया था। इस बार सोचा आईटीआई अनिवार्य बोला था कि अगला बार कर देंगे, फिर इस बार क्या किया, नहीं किया। नहीं किया तो आईटीआई और 10 दोनों को मौका दिया। आईटीआई वाला कह रहा हमारा था, तुम बोला था भाई कि आईटीआई अनिवार्य करेंगे, हम इसीलिए आईटीआई किए हैं। और 10th वाला कह रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई कौन काम है। तो सब मिल के आपस में लड़ रहा है, आईटीआई वाला नॉन आईटीआई वाला बच्चों लड़ गया, अब मास्टरों लड़ गया। इसमें जिसको इसको रेलवे के नाम, रेलवे पे तो एक को नाम पे रोटी सिखाएगा, वो है एसके झा। एसके झा के नाम पे वीडियो बनाओ, खूब व्यूज आएगा। सब अनाधून जो है वीडियो बनना शुरू हो गया। हम लोग के साथ चला समस्या है, हम इस फेवर में है कि वैकेंसी को 1 लाख कर दो, 1 लाख कर दो। 50,000 आईटीआई वाला को, 50,000 नॉन आईटीआई। 6 साल में वैकेंसी देते हो, 32,000 वैकेंसी। अभी 14,000 वैकेंसी दिया है टेक्नीशियन में, उसमें आईटीआई अनिवार्य था। आईटीआई ने आउकस का कट ऑफ गया 92 नंबर, 90 नंबर, 84 नंबर। तो वैकेंसी बढ़ के आए तब ना काम होगा, ऐसे दोनों को फायदा होगा, आईटीआई और 10 दोनों को फायदा होगा। तो इसी पर बात हुआ था। अब देखो इधर खड़ा होंगे तो उगर आएगा, इधर खड़ा होंगे इगर आएगा। गाली तो हमारा सुनने हैं, हम लोग कोई बात नहीं, जितना गरियाना है गरियाओ। हम इस फेवर में है ये नहीं है कि 32,000 वैकेंसी में तुम लोग जो है किचाहीन करके लड़ो। वैकेंसी 1 लाख करो, ओकर बात में अगर तू मेरे साथ है, जे वो साथ है, नहीं है आनी मुनी हम नहीं जाने। वैकेंसी बढ़ाएगा नहीं, 32,000 वैकेंसी में समझो 7-8 हजार तो रिजर्वे है, 20-22 हजार बच्चे का केकरा मिलेगा। बच्चा चला 40 लाख है लड़का आईटीआई के लिए, केकरा मिल जाएगा। अब ऐसा ऐसा टैलेंटेड कई गो है। इसलिए अब इस बात पे फालतू का जो है ट्रोलिंग हुआ, और सब कहता है इसके जा गलत है तो मेरे साथ नहीं है, वो कहता है वो मेरे साथ नहीं। हम बोले हम ना तोरा साथ हैं ना हम तोरा साथ हैं, हम बीच में खड़े हैं, आनी मुनी हम नहीं जानी। हमारा विरोध करना है करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो। किसी न किसी से गाली सुनने हैं। अभी जकर फेवर में रहेंगे वो कहेगा वाह वाह, वो करी आएगा, अहेने मत जाएंगे तो वो करी आएगा। हमारा सुनने हैं गाली, जकरा देना है दो। अब आ जाओ इधर, कहता है 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। तो भैया ये तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, चूंकि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश क्या है, प्रकाश वर्ष। तो वर्ष बोले तो किसका मात्रक ना, वर्ष लगल है मतलब लोग समझता है समय का मात्रक होगा।
अरे 1 साल समय है कि दूरी है? तो प्रकाश वर्ष लगल है तो लोग समझेगा समय का मात्रक है, बोलवे नहीं करे। इसीलिए थोड़ा पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, किसका मात्रक है? दूरी का कि समय का? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। यही क्वेश्चन पूछता है। और दूरी में भी लंबी दूरी की छोटी दूरी? बाप रे बाप, 10⁻15 यही है जी। ये 1000 हो गया 10⁻3, 4 हो गया कितना 10,000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत नहीं हो गया? इसलिए लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए। लिख लो इसको। आप लोग का कैलेंडर दिया है, उसमें आप लोग के वैकेंसी का जिक्र नहीं किया। अरे या तो देना है तो दे दो, और नहीं देना तो बोल दो नहीं देंगे। खुचूर 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 करता है। कभी उधर मंत्री साहब कह देते हैं कि आ रहा है मई में, बेचारा तैयार होता है, फिर ऐसा था तो दे देना चाहिए था कैलेंडर में। हमको लगता है सरकार इस बात पे चाहती ही नहीं है कि वैकेंसी में जो बच्चा पढ़े और तब परीक्षा दे। वो चाहती नहीं, पढ़ो नहीं, तुम पढ़ लोगे तो फिर ओकरा पढ़ाने लगोगे, इसलिए तोरा पढ़ना नहीं है, 15 दिन में ले लेंगे। लगता है कितना हड़बड़ी है। पहले क्लियर करो, लोग 1-1 साल अपना तैयारी करेगा, बढ़िया से तैयार होगे तब परीक्षा देगा। आ जाओ इधर। तारों की दूरियां किसमें व्यक्त की जाती है? प्रकाश। इसका मतलब दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अमीबा बताओ, एक कोशिकीय कि बहु कोशिकीय? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता, हम लोग बहु कोशिकीय। हम लोग क्या हैं? बहु कोशिकीय। अगला, मानव शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। बताओ तो, कोशिका की खोज कौन किया? जीवित का कि मृत का? खोज मृत कोशिका का कौन किया था? ये तो तोरा पूछा भी है सर, तुमको कहीं देखे हैं तुम्हारे में ही। रॉबर्ट हुक। अमृत कोशिका का खोज, सॉरी, खोज जीवित कोशिका का स्टीवन हॉक। स्टीवन हॉक। जीवित का कि मृत का? जीवित कोशिका का खोज किया था लिवेन हॉक। अमृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका मतलब जीवाणु। जीवित कोशिका मतलब क्या? जीवाणु। अब बताओ, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। किससे बना है? जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा था कोशिका। किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन। मस्तिष्क की सबसे सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन। पता है ना? जीवन की सूक्ष्मतम इकाई क्या? कोशिका। पढ़े। कोशिका किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है? सब में ना, छोटे जीव में भी और विशाल में भी। सब जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। सारे जीव किससे बने हैं? कोशिका। चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पता, लेंस का आविष्कार के बाद किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कौन लेंस से? उत्तल लेंस।
क्योंकि उत्तल लेंस में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? हरित लवक के कारण, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के कारण। बता, कोशिकाओं के आकार को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। आपको क्वेश्चन पूछेगा कोशिका को के आकार को नापा किसमें जाता है? माइक्रोन में। इसको सीख लो, चलाई पूछता है। कल हम लिखने का मौका देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखो माइक्रो, एक माइक्रोन, अच्छा बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? कोई दिक्कत? 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। आप समझो ये कितना है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको 1 माइक्रोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं मिलीमीटर। जानते हो मिलीमीटर छोटा इकाई है कि बड़ा? 10⁻⁻3 मिलीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर। बताओ 10⁻3 है तो नीचे जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर। बोलो हाँ। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर। ये पूछता है, चला इसको लिख लो। माइक्रोन जो है, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोन में नापते हैं। सूक्ष्म जीवों को किसमें नापते हैं? माइक्रोन में। हो गया? यही पूछेगा फाइनली, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6। अच्छा बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/10⁻6 मीटर। नहीं लिख सकते? -6 नीचे आएगा तो प्लस ना हो जाएगा। ये पूछेगा मेनली, तुम हाईलाइट कर लो। बताओ कोशिका के आकार को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते, माइक्रोमीटर कहते हैं। अब माइक्रोमीटर कहेगा किस यूनिट में नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? केंद्र। कौन करता है? केंद्र। कोशिका के सारे क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र। संचालन भी वही ना करता है। कौन? केंद्र। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण और संचालन कौन करता है? केंद्रक करता है। सब कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है कि महत्तम? सूक्ष्मतम। किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है? नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग है, ध्यान रखना। ना तो ऑप्शन में देगा, गड़बड़ा मत देना। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन? कोशिका। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई? नेफ्रॉन की न्यूरॉन? नेफ्रॉन। मस्तिष्क का? मस्तिष्क की सूक्ष्मतम इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन मस्तिष्क में होता है। इसीलिए देखिए, आए रो किडनी का इलाज करने वाले को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रोलॉजिस्ट। तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क का इलाज करवाने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए क्योंकि तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन।
तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्म में इकाई कौन? न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र का जो डॉक्टर होगा उसको क्या? न्यूरोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर कोई किडनी का डॉक्टर खोज रहा है, इसका मतलब क्या खोज रहा है? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या खोज रहा है? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का सूक्ष्म इकाई भी क्या है? नेफ्रॉन। अब मस्तिष्क का सूक्ष्म इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? क्लियर है? आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। बताओ, सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किया? जेड जॉनसन। दूरदर्शी का खोज गैलीलियो। चंद्रमा पर बात करेंगे तो आवाज सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी इसके बाद ज्योग्राफी होगा। ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम। किसकी आवश्यकता है? लेकिन प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए। शरीर के सबसे सूक्ष्म इकाई कौन है? कोशिका। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई न्यूरॉन। किडनी की सूक्ष्म इकाई नेफ्रॉन। कौन? अमीबा एक कोशिकीय के बहु कोशिकीय? एक कोशिकीय। जितना स्तनधारी है सब बहु कोशिकीय। हम लोग क्या है? हम लोग बहु कोशिकीय है ना। जितना जंतु है सब क्या है? बहु कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। अमीबा। 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 पक्का। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल। याद है? सब भूल गया? पक्का। अब बताओ तो, सबसे अधिक भोजन संग्रह किस जड़ में होता है? मुसला जड़ में। पक्का। तो याद है कुछ कुछ ना। चले तो कल आप लोग पीडीएफ लेके आइएगा। कल मेरी क्लास 12:15 बजे से लगेगी। ठीक है? हाँ, अभी तो रेगुलर है। हाँ है। बताएंगे, अभी बता नहीं रहे। अभी आपके गुरुजी आएंगे, कुणाल सर। और ज्योग्राफी भी हमको लगता है बच्चा खूब पढ़ रहा है। ज्योग्राफी कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अभी आपकी क्लास लगेगी ज्योग्राफी की। ठीक है? हिस्ट्री कैसा चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा है? चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं ना? नहीं है चलने वाला? चलने वाला नहीं है तो बदल देंगे। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है ना। जैसे चला, समस्या ही है कि इसके बाद तुम्हारा पॉलिटी नहीं ना हुआ है। पॉलिटी कहाँ तक हुआ था? 8 तक। अच्छा, इसके बाद कभी पॉलिटी? अभी कोई खत्म होने वाला पेपर है? अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारा 8 खत्म होगा। 5-7 दिन में 8 खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।
चलिए बैठ जाइए। सेवेंटी टू। 72 में देखेंगे आप लोग। कहता है कहता है कि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा किसकी सहायक नदी भाई? ये हो गया था। साइलेंट रहिए। हो गया, चलिए। मतलब सहायक है, ध्यान देंगे, सहायक है, नहीं काट देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सहायक नदी को लेकर सदैव ध्यान रखिएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? और गंगा की सहायक, गंगा की सहायक नदी, तो सबसे पहले ध्यान देंगे एक सवाल पूछता है कि उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, उत्तर से आकर, उत्तर से गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है राम गंगा। कौन? तो पहली सहायक नदी कौन है? जगह वहां नहीं है इसलिए कर यहां लिख रहे हैं पहली राम गंगा। पहली कौन? दूसरी नदी है गौमती। कौन? दूसरी नदी कौन है? गौमती। तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी नदी ध्यान रखिएगा आपका जो है उस नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा, घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। कौन सा भाई? घाघरा का नाम सुने होंगे ना, छपरा के निकट बिहार में ये गंगा की सहायक होती है। फिर एक नदी है गंडक। कौन? तो चौथी नदी है गंडक। कौन से? गंडक के बाद है बागमती। कौन? देखो भाई, बागमती। कौन मती? बागमती। ध्यान रखिएगा। तो ये पांचवी नदी की बात करेंगे, बागमती है। छठवीं नदी है कोसी। छठवीं कौन है? कौन से? और कोसी के बाद ध्यान रखेंगे सातवीं नदी है महानंदा। कौन? ध्यान रखिएगा, महानंदा। देखो भाई, ये सारी नदियां उत्तर से आती हैं। कहां से आती हैं? उत्तर से। तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदी में रामगंगा। कौन? के बाद गौमती, गौमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। जबकि कमला कोसी की सहायक है। किसकी सहायक? कौन? कमला। कौन? और एक बूढ़ी गंडक आती है। कौन? तो ये भी याद रखेंगे गंगा की ही सहायक मान लीजिए, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से उप नदियां हैं तो गंगा में ही अपना पानी देगी। इस लेकर कोसी हो, कमला वालान हो, बूढ़ी गंडक हो, गंडक हो, महानंदा हो, ये सारी नदियां ध्यान रखेंगे गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? कंफर्म ना?
जबकि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां में सबसे पहले है यमुना। कौन से? देखो भाई, दक्षिण से आकर मिलेगी कौन? यमुना। कौन? यमुना के बाद एक नदी इसका है सबसे महत्वपूर्ण, कर्मनाशा। कौन? कौन? कर्मनाशा के बाद सोन। कौन से? सोन के बाद पुनपुन। कौन से? ये चार महत्वपूर्ण नदियां याद रखेंगे। गंगा की सहायक नदी ये भी है जो दक्षिण से आकर मिलती है। किधर से आकर मिलती है? तो दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी में यमुना। कौन? 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 यमुना के बाद कर्मनाश। कौन? कर्मनाशा के बाद और सोन के बाद। ये सारी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। किसके? लेकिन ऑप्शन में फंसाएगा आपको, ऑप्शन में फंसाएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। कौन? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? यमुना। कौन? कंफर्म ना? इसी में आपको सवाल थोड़ा पेचीदा बनाएगा कि बताओ भाई, इनमें से कौन कौन सी नदी जो है वो ध्यान रखेंगे नेपाल से आती है। तो नेपाल से देखो आती है घाघरा। कौन? कौन? गंडक। कौन? गंडक भी कहां से आती है? नेपाल। बागमती कहां से आती है? नेपाल। कहां से? नेपाल। और कोसी कहां से आती है? नेपाल। तो सिंधु की सहायक नदी में चार नदियां। कितनी नदियां? घाघरा। कौन? गंडक। कौन? बागमती। कौन? कोसी। कौन? ये सारी नदियां कहां से आती हैं? नेपाल से। कहां से? तो नेपाल से आने वाली प्रमुख नदी में घाघरा। कौन? गंडक, बागमती, कोसी। क्लियर ना? तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से आपका सवाल पूछता है, कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर से आकर गंगा में नहीं मिलती है। किसी में पूछ देता है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी दक्षिण से आकर मिलती है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल इसी में दे देगा कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नेपाल से नहीं आती है। अब देखिए उसमें चार ऑप्शन क्या दे देगा। एक दे देगा गौमती, दे देगा घाघरा, दे देगा गंडक, दे देगा और बागमती। ध्यान सुनिएगा, एक है गौमती, घाघरा, गंडक और बागमती। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? क्या मारिएगा? गौमती। कौन से? तो सवाल सब नॉर्मल ही रहता है, पेचीदा उसको बनाया जाता है। बात समझ गए ना? तो इसी तरीके से आपका सवाल आएगा। जबकि कई बार मैंने आपको बताया है कि गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्य? तो एक सवाल ये भी बनेगा कि गंगा भारत के कितने राज्य से? 5। कितने? उत्तराखंड। कौन सा? यूपी। कौन सा? यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। कन्फर्म ना? तो एक सवाल फिर बना कि गंगा बताइए भारत के कितने राज्य से? 5। कितने? कितने? तो गंगा भारत के कितने राज्य से? 5। कितने? पहला कौन? उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद। कन्फर्म ना? सबसे याद रखेंगे गंगा की कम लंबाई कहां है? झारखंड। कहां पे? और सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई यूपी। कहां पे? कहां पे? तो गंगा बिहार के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य से? 5। कितने? गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है और सबसे कम कहां? कहां पे? कई बार मैंने बताया कि बिहार। कौन सा? बिहार के 12 जिले। कितने जिले? तो गंगा बिहार के कितने जिले में बहती है? कितने भाई? 12 जिले। कितने? कन्फर्म ना? तो गंगा बिहार के कितने जिले? 12। कितने? कितने? और भारत के कितने राज्य? कितने? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है। कहां से? जहां पर ये भागीरथी के नाम से। किस नाम से?
और ये नदी पहुंचती है देवप्रयाग। कहाँ? देवप्रयाग में इसमें आकर मिलती है अलकनंदा। कौन? तब ये बनती है गंगा। क्या बनती है? तो गंगा, गंगा कहाँ बनती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो नदी मिलती है, कौन कौन? भागीरथी और भागीरथी और भागीरथी और कौन प्रयाग? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। कन्फर्म ना? तो कुछ कुछ सीखिए गए होंगे, है ना? कुछ तो जरूर सीखे होंगे। बात समझे? तो अगर नींद भी आ रहा है तो मेरा कोशिश रहता है कि भाई थोड़ा सिखाया जाए, और इसको अगर हम लिखा देंगे ना, इसको वो कुछ नहीं याद रहेगा, वो कॉपी में रहेगा। बात समझ रहे ना? चलिए, लगल रहिएगा, हो जाएगा। ऐसा बहुत हमारे पास पेशेंट आया था, है ना? बहुत पेशेंट हमारा पास आया है जो कि एकदम लाचार था कि की होगा, है ना? लेकिन उस सब को है ना, जिसके उद्देश्य से आया था वो सबका हुआ है। लेकिन हम यही बोले थे कि देखो भाई, तुम लोग का बीमारी है खतरनाक, मतलब है डायबिटीज टाइप का, टीबी टाइप का है, तो एक दवाई चलता है लंबा। तो यहाँ हमारे पास जो क्लिनिक में लोग आए हैं ऑफलाइन में, वो सब पेशेंट है बड़ा डेंजर। तो उसको हम बोले कुछ नहीं, बस हमारा दवाई बहुत ज्यादा दाम का नहीं है, 500 रुपया में एक चीटा कटता है ना? बाकी जो है ज्यादा नहीं है। दूर वाला तो ऐसे भी देखिए रहा है। बाकी आराम से आप लोग का इलाज हम करेंगे, आराम से आप लोग रहिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, एकदम 100% होगा, ये ध्यान रखिएगा। बीच में छोड़िएगा, फिर शुरू करना पड़ेगा। चलो भाई, फिर एक बात गलत है, इसमें हम अच्छा फील नहीं करते हैं। ये सब होता है कहाँ जानता है? हाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। प्यारे कहता है कि छाड़न झील दलदल और चौर भूमि का विस्तार किसके कारण होता है? बाढ़। छाड़न झील कौन? छाड़न मतलब छोड़ा हुआ पानी, छोड़ा हुआ पानी। जैसे नदी आई बह के, ध्यान समझिएगा, जैसे नदी आई तो आप जानते हैं कि नदी मार्ग भी बदलती है। नदी ऐसे बह रही है, बह रही है। अवरी नदी की किया, इधर से नहीं के सीधे ही बह गया इधर, तो बीच में ये झील बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे झील याद रखेंगे। कहता कि छाड़न झील कौन? और अक्सर नदी के किनारे देखिएगा दलदल भूमि होता है ना, और उसी को कुछ एरिया को चौर भूमि कहते हैं। क्या? कौन भूमि? पूरा का पूरा याद रखेंगे। जैसे नदियां कभी कभी होती है दो ब्रांच में बढ़ जाती है। आप चलेंगे गंगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल है जो कि आपको दिखाना पड़ेगा, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? तो बहुत चीज दिखाना पड़ता है, तो उतना तो आप समझिए रहे कि उतना तो हालात ठीक नहीं है आप लोग का भी। नाम संस्थान का हालात ठीक है कि आपको नीलगिरी का दौरा करवाएं। बाकी वो सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ रिसर्च होता है वहां पर जाके दिखवाया जाता है। तो दो नदियां बह रही है, दोनों एक साथ मिली, बीच में जो याद रखेंगे क्षेत्र होगा चौर भूमि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौर भूमि। क्या कहलाएगा? नहीं तो जाइए ना एनआईटी के पास गंगा घाट जाइएगा, देखिएगा कि इधरों से पानी निकल गया, इधरों से पानी निकल गया, बीच में जमीन है ना? तो ऐसे याद रखेंगे, क्षेत्र को याद रखेंगे, चौर भूमि भी कहा जाता है। तो स्पष्ट रूप से, जबकि दलदल तो आप लोग को पता ही है, और छाड़न झील, तो छाड़न झील दलदल चौर भूमि कहता विस्तार बाढ़ के कारण। किसके कारण? क्योंकि बाढ़ जब आता है तो नदी अनियंत्रित हो जाती है, बहने का इधर से बह गई इधर से। ऐसा भी होता है कि एक धारा इधर से निकल गया, एक धारा इधर से निकल गया, अब फिर दोनों जाके कुछ किलोमीटर के बाद दोनों जाके फिर एक में मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में दलदल का भी निर्माण होगा, और याद रखेंगे छाड़न झील का निर्माण होगा, नम भूमि का निर्माण होगा, चौर भूमि का निर्माण होगा। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, नींद त्यागिए। हम बहुत का है ना देख रहे हैं, सदिया और धुबरी तक
लगभग 650 किलोमीटर लंबा किसका मैदान है भाई? किसका? ब्रह्मपुत्रा। किसका? कहां से कहां? सदिया से। सदिया से। इस सदिया धुबरी क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। हमने कई बार बताया है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? देखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करेंगे तो देखो सदिया कहां पे पड़ता है, वो ध्यान दो। देखेंगे सदिया की बात करेंगे, ये देखो मानसरोवर से निकली है कौन? ब्रह्मपुत्रा। कौन? मानसरोवर से निकली है ना। यहाँ पर ये नदी सांगपो के नाम से, किसके नाम से? सांगपो के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है ना? ये विशेष दर्रे से भारत में आती है, विशेष गैप से भारत में आती है। इस दर्रे का नाम है यांग याप। क्या नाम है? ये दर्रा हिमाचल में है। कहाँ है ये दर्रा? से जैसे ही अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से। किसके नाम से? जैसे ही ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी ध्यान रखेंगे जैसे ही अरुणाचल पहुंचती है, किस नाम से? तो प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? और इसमें एक नदी आकर मिलती है दिबांग। कौन? कौन? तो दिहांग और दिबांग मिलकर बन जाती है ब्रह्मपुत्रा। क्या बन जाती है? क्या बनती है? ब्रह्मपुत्रा। और फिर यहीं से शुरू होता है एक खास जगह है सदिया। कौन? कौन? और सदिया से लास्ट बांग्लादेश बॉर्डर पर एक जगह है धुबरी। कौन? धुबरी के पास ही ब्रह्मपुत्रा दक्षिण की ओर मुड़कर ध्यान रखेंगे बांग्लादेश जाती है। कहां जाती है? कहां जाती है? तो याद रखेंगे कि ये बांग्लादेश, कौन देश भाई? बांग्लादेश चली जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा। जहां पर इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सदिया से धुबरी, सदिया से क्या? सदिया से। तो सदिया से धुबरी का जो मैदान है वो है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। किसका मैदान? और समतल होने के कारण ध्यान रखेंगे सदिया से धुबरी भारत का दूसरा, याद रखेंगे, जलमार्ग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहते हैं। तो एक सवाल ये भी है कि याद रखेंगे राष्ट्रीय याद रखेंगे जलमार्ग संख्या 2 की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर? तो याद रखेंगे सदिया को किससे जोड़ता है? धुबरी। सदिया को जैसे याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर? और ये याद रखेंगे हुगली को। किसको? हुगली को प्रयाग से। हुगली को कहां से? तो हुगली को प्रयाग से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पे? गंगा। किस नदी पे? जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी पे? किस नदी पे? जो सदिया को किससे? धुबरी। सदिया को। तो तुम ही लोग बताइए भाई कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है कि नहीं? चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और, तो बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह या बहाव कितने देश? बताइए। इसका मुहाना या इसकी उत्पत्ति मानसरोवर से होती है कि नहीं? जबकि इसका मुहाना है बांग्लादेश। मुहाना कहाँ? मुहाना कहाँ? कन्फर्म ना? तो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग। क्या? कन्फर्म ना? इसी पर माजुली द्वीप है। कौन द्वीप? तो माजुली द्वीप याद रखेंगे किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा पे। किस पे? और माजुली द्वीप है आसाम में। कहा? कौन द्वीप? माजुली। कौन? तो माजुली का संबंध कहां से है? आसाम से। कहां से? कन्फर्म ना? चलिए ध्यान रखेंगे। पीछे में एक लड़की बैठी हुई है, हाँ, उसको थोड़ा सा बोलिए
है ना, मन लगाए। नेक्स्ट सवाल क्यों? हम जैसे उदास देखते हैं ना तो हमको बहुत टेंशन होता है कि भाई अब डॉक्टर के पास आए हो तो ये मत सोचो कि मरिए जाएंगे, अब मरना तो है ही, है ना? तो इसलिए चिंता दूर कीजिए, पढ़ाएंगे हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। उतना तो हमको है कि क्लास करेगा रिजल्ट नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का, ऐसा हुआ ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी पर बना? तो बताइए, माजुली द्वीप का संबंध किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? कौन सा द्वीप भाई? माजुली। और माजुली है कहाँ? आसाम। कहाँ पे? इसी नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है काजीरंगा। कौन? तो बताओ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र। किस नदी किनारे? और ये है कहाँ भाई? आसाम। कहाँ पे? कौन सा? काजीरंगा। कौन? तो काजीरंगा है किस राज्य में? किस राज्य में? किस राज्य में? और किस नदी किनारे? किसके? कंफर्म ना, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि शिवालिक के ढाल पर चौड़ी पट्टी जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के काफी मोटाई में जमा कर दिए हैं, इस निक्षेप को क्या कहते हैं? हावर। क्या कहते हैं? कन्फर्म ना? आइए इसको भी समझा देते हैं आज। हावर क्या है भाई? ध्यान देना है। देखो भाई, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये आप देख लें कि ये हिमालय है, ये हिमालय है, और यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। मान लीजिए गंगोत्री है, यहां से कई धाराओं मिलकर गंगा की उत्पत्ति होती है। और जब गंगा बड़े ऊंचे ढाल से आती है तो उसकी गति तीव्र होती है ना। आप देखे होंगे कि जब केदारनाथ त्रासदी हुआ था, तो केदारनाथ त्रासदी में जब ध्यान रखेंगे कि आपका मंदाकिनी नदी में बाढ़ आया था, क्योंकि वो केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें बहुत श्रद्धालु मारे गए थे, लगभग 6-7 हजार लोग मारे गए थे। तो बड़ा तेजी से एक बहुत बड़ा पत्थर आया था और वो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आके वो रुक गया था, जिससे पानी डाइवर्ट हुआ था। तो जब उतना वो लगभग, है ना, हजारों क्विंटल का पत्थर को जो नदी ला सकती है, तो हाँ, छोटा छोटा पत्थर को लाएगी ही लाएगी ना। तो होता क्या है कि जब नदियां अपने साथ बरसात में ढेर सारा, गौर कीजिएगा, इसमें यहाँ पर देखेंगे कि इस मैप के जरिए समझेंगे कि ये जब तीव्र ढाल से उतरती है ना, तो तीव्र ढाल से जब उतरती है तो अपने साथ ये कीचड़ लेके आती है, अवसाद, मिट्टी, पानी घुला हुआ है, और अपने साथ कीचड़ और मिट्टी के साथ साथ बड़े बड़े स्टोन को भी लेके आती है। तो स्टोन जैसे ही समतल एरिया में, जैसे ही शिवालिक का ढाल, ये मान लीजिए शिवालिक के ढाल जैसे ही ढाल से थोड़ा समतल आया, वो जितना पत्थर है, वो पत्थर, वो याद रखेंगे, समतल भूमि पर क्या हो गया? क्या? अब पानी समतल भूमि पर सिर्फ गाद को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पत्थर को अब ले जाने का ताकत नहीं है, क्योंकि पत्थर तो ढलान से आ गया था, क्योंकि ढलान पे थोड़ा सा भी पुश किया पानी तो वो पत्थर आ गया। लेकिन जैसे ही शिवालिक के नीचे आया तो समतल पर वो आके बैठ गया। अब पानी में उतनी ताकत नहीं है, लेके तो चलाओ उसको कि चलो तुम जहां तक तुमको लेके चलेंगे, लेकिन जैसे ही समतल भूमि आया
वो बड़े बड़े याद रखेंगे पत्थर आके बैठ गए, और वो जब बैठ गए तो ऐसे क्षेत्र याद रखेंगे कहलाया भावर। क्या कहलाया? भावर क्षेत्र। क्या कहलाया? तो शिवालिक किसके भाई? तो याद रखेंगे शिवालिक जो हिमालय का सबसे दक्षिण हिमालय है, जिसे वाह्य हिमालय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो शिवालिक के बाद कैसे प्रदेश हैं? भावर। कैसे? जो पत्थर कैसे हैं? पत्थर के स्टोन है। अब भावर के बाद अब ये याद रखेंगे नदी का जल जो है वो लेके चला, याद रखेंगे अवसाद लेके चला, तो ध्यान रखेंगे नीचे ये भी कीचड़ को फिर यहां जमा कर दिया, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे पानी आता गया तो वो कीचड़ भी ध्यान रखेंगे जहां जहां उसको मिला जगह वहां वहां पर वो क्या होने लगा? जमने लगा। और ऐसे अवसाद जो जमे वो याद रखेंगे दलदली वो नम भूमि क्षेत्र कहलाया, जिसको याद रखेंगे हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? ये काफी उपजाऊ मिट्टियां थी, ह्यूमस कीचड़ वाला मिट्टी था, जहां दलदल और नम भूमि के कारण यहाँ पर खूब घने वन उगते हैं। तो ये तराई क्षेत्र याद रखेंगे वनों के लिए याद रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है। और तराई के बाद जब गंगा नीचे मैदान आई तो अब मैदान में भी ये क्या करना शुरू की कि मैदान में भी अब ये जब मैदान में बारिश होगा तो नदी में पूरा पानी आएगा। अब नदी में जब पूरा पानी आएगा तो ये नदी बाढ़ लाएगी, और जब बाढ़ लाएगी तो ये ध्यान रखेंगे आगे ये आपका कुछ ये नदी बेसिन कहलाता है। और ये नदी बेसिन की बात करेंगे तो ये प्रत्येक साल गंगा बोस की सहायक नदी बाढ़ लाती है, जिससे वो क्या करती है कि यहाँ का मिट्टी यहाँ, यहाँ का मिट्टी यहाँ, इस तरीके से एवरी ईयर ये नदियां अपने दियारा वो अपने टाल क्षेत्र में जो उसका बेसिन है उस क्षेत्र में हर एक साल बाढ़ लाकर यहाँ का मिट्टी वहां, वहां का मिट्टी वहां लाकर जमा कर देती है, जिस कारण ये मिट्टियां रिपेयर और मुलायम और याद रखेंगे उपजाऊ हो जाती है, जिसे याद रखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी तो कहेंगे ही, लेकिन यहां पर इस मिट्टी को हम याद रखेंगे खादर कहेंगे। क्या कहेंगे? खादर। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़। क्या होता है? नई जलोढ़। क्या होता है? तो खादर का मतलब क्या होता है? नई जलोढ़। क्या होता है? जबकि ध्यान रखिएगा कि आज से लाखों वर्ष पहले गंगा ने जिस क्षेत्र में मिट्टी लाकर इस एरिया में मिट्टी लाकर जमा किया, तो ऐसे पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? तो शिवालिक के बाद कैसा प्रदेश? कैसा? अब प्रश्न कहता है कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए, तो सबसे पहले हिमालय का कौन? शिवालिक होगा कि नहीं? शिवालिक के बाद भावर, भावर के बाद तराई, तराई के बाद मैदान, तराई के बाद और ये मैदान होगा गंगा का मैदान। कौन मैदान? और इस मैदान में दो मिट्टी मिलेगा, एक खादर और दूसरा। तो नई जलोढ़ को क्या कहेंगे? अब पुरानी जलोढ़ को और नई जलोढ़ को कंफर्म ना? जबकि याद रखेंगे नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को लाकर ध्यान रखेंगे अपने ढाल के ठीक बाद जो जमा करती है वो ऐसे प्रदेश कहलाते हैं भावर। क्या कहलाते हैं? अब भावर के बाद तराई। कौन? तराई में याद रखेंगे नम व दलदल भूमि। नम और कैसा? नम व दलदल भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई, जो वनों के विकास के लिए क्या है? काफी लाभदायक होते हैं। वनों के विकास के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। क्लियर ना? और वहां खूब घने जंगल होने के कारण ध्यान रखेंगे नदी के को भी सुरक्षित करता है वो जंगल, क्योंकि वहां पर मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। इसलिए कर ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल, तो ये भावर प्रदेश आप लोग समझ गए।
नेक्स्ट सवाल देखिए आ ही गया, जो हम आपको भी बताए थे। कहता है शिवालिक ढाल पर नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती, इसको हम क्या कहते हैं? तो भावर के बाद कौन? तराई। भावर के बाद अभी कहता है कि शिवालिक ढाल पर नम एवं दलदली क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? जब वो अवसाद मिट्टी रेत कीचड़ लेकर जमा करेगी तो वो कीचड़ दलदल होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे दलदल वो नम भूमि, दलदल वो, तो दलदल वो नम भूमि को याद रखिए तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर याद रखेंगे यूपी बिहार और नेपाल, यूपी बिहार और, तो यूपी बिहार और नेपाल की सीमा पर तराई क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? जहां पर गंगा वो उसकी सहायक नदी, गंगा वो, गंगा वो, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां वो याद रखेंगे घाघरा हो या गंडक हो, कोसी हो या बागमती, अपने साथ हिमालय के ऊपरी क्षेत्र से ढेर सारा अवसाद या गाद लेकर आती है, जो याद रखेंगे जब जमा करेगी तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि ये दलदली वो नम भूमि को हम क्या कहेंगे? तराई। क्या कहेंगे? जबकि मैदानी इलाकों से बाढ़ के समय, मैदानी इलाकों के से बाढ़ के समय जब याद रखेंगे नदी अपने प्रवाह से, अपने प्रवाह से याद रखेंगे मिट्टी को बहाकर समुद्र के मुहाने पर जब जमा करेगी तो वैसे स्वरूप को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या क्या? तो नदी मुहाने पर जब मिट्टी को जमा करेगी तो क्या कहा है? डेल्टा। क्या? जबकि ध्यान रखेंगे कि मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ऐसे हम दो भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। नई जलोढ़ को खादर, अब पुरानी को, पुरानी को, पुरानी को कन्फर्म ना? कभी पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन? जलोढ़। कौन? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का कहता है कौन और कितना मीटर है भाई? धूपगढ़। ये 1300 कितना है? 50। 1300 कितना? कौन सी चोटी? कौन सी? याद रखेंगे सतपुड़ा की चोटी का नाम क्या है? क्या है भाई? किसकी चोटी? तो सतपुड़ा की चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? किसकी चोटी? सतपुड़ा। किसकी? तो सतपुड़ा की चोटी का नाम क्या भाई? कन्फर्म ना? तो पूरा आपको हम याद ही करवा देते हैं भाई। अक्सर हम मैप बना के आपको रिवाइज ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे रहेगा ई चोटी कहाँ है, वो चोटी कहाँ है, तो एक के मरते सब चोटी पढ़ लीजिए, है ना? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, अभ्यास और रिवाइज होते रहेगा। जब आपको पूरा कंटेंट पता होगा तो ध्यान रखेंगे सारे सारे सब कुछ पता होंगे। हमने कई बार बताया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? और केटू कहाँ बताओ? लद्दाख। कहाँ पे? फिर है आपका, आपका नंगा पर्वत। कौन? नंगा पर्वत कहाँ है भाई? लद्दाख। कहाँ पे? तो नंगा पर्वत कहाँ है? फिर आ जाओ भाई नंदा देवी। कौन? नाम सुने हो ना? नंदा देवी। कौन? और कामेट। कौन? तो नंदा देवी कामेट कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ पे? तो नंदा देवी और कामेट कहाँ है? क्योंकि याद रखेंगे यहाँ पर है कंचनजंगा। कौन? बताओ कंचनजंगा है? कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम। कहाँ? कौन सा? फिर एक है सारामती। कौन? सारामती। कौन? ये चोटी है नागालैंड में। कहाँ पे? तो सारामती कहाँ है? चलो भाई ब्लू माउंटेन। कौन? कौन माउंटेन? ब्लू माउंटेन है मिजोरम। कहाँ पे? कहाँ पे? तो ब्लू माउंटेन का संबंध कहाँ से? फिर है नोकरे। कौन?
नोकरेक की बात करेंगे मेघालय। कहाँ? तो नोकरेक कहाँ है? कहाँ पे? फिर है पारसनाथ। कौन? नाम सुने हैं? झारखंड। कहाँ? कौन सा? कन्फर्म ना? फिर है महेंद्रगिरी। कौन? बताओ महेंद्रगिरी कहाँ भाई? उड़ीसा। कहाँ? तो महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी कहाँ? फिर है गुरु शिखर। कौन? कौन शिखर? गुरु शिखर कहाँ? कहाँ? क्लियर ना? तो गुरु शिखर कहाँ? कहाँ? फिर आपका है महाबालेश्वर। कहाँ? तो याद रखेंगे महाबालेश्वर। कौन सा भाई? बताओ महाबालेश्वर का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र। कहाँ पे? फिर एक है कलसुबाई। कौन सा? कलसुबाई। कौन भाई? ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पे? एक है कुंद्रेमुख। कौन सा? नाम सुने हो ना? कुंद्रेमुख। कौन सा? कर्नाटक। कहाँ? तो कुंद्रेमुख कहाँ है? जबकि अनायमुड़ी। कौन? अनायमुड़ी। कौन? अनायमुड़ी कहाँ भाई? केरल। कहाँ पे? कौन सा? तो अनायमुड़ी का संबंध कहाँ से? कहाँ से? कौन सा? जबकि याद रखिएगा डोडा बेटा। कौन? कौन? तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ पे? कौन सा? चलिए धूपगढ़। कौन? धूपगढ़ कहाँ भाई? मध्य प्रदेश। कहाँ? तो धूपगढ़ का संबंध कहाँ से है? क्लियर ना? कोई भी सेट बनाइए, कितना सेट बनाइएगा 90% यही है ना? बाकी पर्वत ही बन रहा है, जो कि फिलहाल 1-2 हजार है ना, लाखों साल तक अभी कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए क्या है? केटू। कौन? केटू कहाँ है भाई? लद्दाख। कहाँ पे? तो केटू कहाँ? केटू कहाँ? कंफर्म ना? जबकि नंगा पर्वत। कौन? नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे? गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर। प्रश्न आ गया कि नंदा देवी और कामेट उत्तराखंड। कहाँ? तो उत्तराखंड में नंदा देवी और कामेट। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। पारसनाथ कहाँ? झारखंड। कहाँ? महेंद्रगिरी उड़ीसा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। धूपगढ़। धूपगढ़। बताओ सारामती कहाँ भाई? नागालैंड। कहाँ? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। जबकि नोकरेक कहाँ? नोकरेक। 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 कंफर्म। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन? अनायमुड़ी। कौन? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। कहाँ? कहाँ? कंफर्म ना? जबकि एक है डोडा बेटा। कौन? तमिलनाडु। कहाँ? तो डोडा बेटा कहाँ? तमिलनाडु। क्लियर? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। कौन? उठाओ जरा देखो। इसीलिए ना है कि नौकरी मिलेगा तो आराम से रहेंगे। हाँ, ध्यान दो। समझ गया ना? हाँ, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये आपके भारत की प्रमुख चोटियां, भारत की क्या भाई? रोज बताएंगे, है ना, ताकि याद आपको हो जाए। क्योंकि एक दिन आप लिखियो लीजिएगा ना, याद होने वाला है। आज तक किसी को याद नहीं हुआ, तो आपको क्या याद होगा?
लेकिन हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या तुम तो दिन भर फोटो ये लेते रहता है? हो गया, फिर हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चल भाई, धूपगढ़ हो गया ना? अब तुम ही लोग बता देगा, यूट्यूब कमांडो कमेंट करेगा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन नाथ? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भूतनाथ, अनभरनाथ। तो पारसनाथ झारखंड में है। पारसनाथ कहाँ है प्यारे? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की क्या है? और ये छोटा नागपुर भारत में सबसे खनिज संपन्न पठार कौन है? तो सबसे ज्यादा खनिज अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में है भाई? छोटा नागपुर। कौन? इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं बताइए? किसको? तो भारत का रूर एवं खनिज संपन्न पठार कौन? छोटा नागपुर। कौन? और छोटा नागपुर में ही झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम, जो झारखंड के गिरिडीह में। झारखंड के कहा? कौन? पारसनाथ। क्लियर ना? धूपगढ़ कहाँ था भाई? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहाँ? कंफर्म ना? एकदम ध्यान देना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती? बताओ कौन? नर्मदा और नर्मदा की उत्पत्ति होती है अमरकंटक। कहां से? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कौन नदी? नर्मदा। कौन? तो ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी या, तो एक तरफ याद रखेंगे पर्वत है विंध्याचल। कौन? एक तरफ कौन भाई? और विंध्याचल। और एक तरफ कौन है? सतपुड़ा। कौन? तो एक तरफ विंध्याचल और दूसरे तरफ कौन? सतपुड़ा। कौन? और यहां से बहती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम? तो अभी मैंने बताया कि नर्मदा किन दो पर्वत के बीच बह रही है? विंध्याचल और तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी। कौन घाटी है? भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी या में बहती है कौन नदी? नर्मदा। कौन? और ध्यान रखिएगा ये अरब सागर में। कहां पे? तो बताओ भाई कि नर्मदा गिरती कहां है? अरब सागर में। कहां गिरती है? इसी नदी पर एक झरना है धुआंधार। कौन सा? तो बताओ धुआंधार झरना। कौन झरना? ये झरना मध्य प्रदेश में। कहां पे? किस नदी पे? नर्मदा। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पर एक झरना है। कौन? धुआंधार। ये नदी निकलती है अमरकंटक। कहां? दो पर्वत के बीच भ्रंश घाटी। दो पर्वत के बीच, तो दो पर्वत के बीच भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में कौन बहती है? नर्मदा। कौन? इस लेकर ध्यान रखिएगा कि ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? तो अरब सागर में गिरने से पहले नर्मदा किसका निर्माण करती है? एस्चुरी। किसका? तो अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा। कौन? क्योंकि ये मैदान में बहती है कि घाटी में, जिसे भ्रंश घाटी क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी क्या कहते हैं? इसी को कहीं सुन देखते होंगे लिखा होगा रिफ्ट वैली। क्या? तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में कौन बहती है? नर्मदा। किन दो पर्वत के बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा। और इस पर एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर। कौन? तो बताओ भाई सरदार सरोवर। कौन? सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताओ।
किस नदी पे? किस नदी पे? कौन सरोवर? कौन? कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये आपका नर्मदा। कौन भाई? तो आज का सेशन यहीं तक है ना।